वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसको कफाला सिस्टम बोला जाता है। वो भी जुलाई 2019 में वेकेशन मनाते हुए गायब हो गई और लंदन में रहने लगी। अगर वो सिटीजन खुश नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी की बातें उठने लगेंगी। जो पासपोर्ट थे उनको दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह से निकलते हुए अंग्रेज़ों के साथ लूट हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और इसको लेकर शेख राशिद को बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ा। एक रेगिस्तान जो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गया है जिस जगह पे पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ पे आज की डेट में पर ईयर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से लोगों को दिया जाता है। अब आप अभी तक ये समझ ही गए होंगे कि मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शहर दुबई की बात कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा हो कि इनके पास ऑयल होगा, उसके भंडार होंगे, इसलिए ये सब मुमकिन हो पा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वो नहीं कर पा रहे हैं और ये कर ले रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये दुबई है किस जगह पे। अगर आप इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्चुअली 7 अलग अलग किंगडम के राजाओं ने मिलकर डिसाइड किया कि ये लोग एक नई कंट्री बनाएंगे जिसका नाम पड़ा यूएई। ये है वो 7 किंगडम। और देखिए, इसमें कई बार सिटीज़ और किंगडम के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि किंगडम और सिटीज़ के जो नाम हैं वो सेम रखे गए हैं। जैसे जो दुबई किंगडम है उसको एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं और इस एमिरेट्स ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है, सिटी ऑफ दुबई। सेम ऐसे ही एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में सिटी ऑफ अबू धाबी है। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई के भी होते हैं। लेकिन कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये कुछ अलग ही तरीके से डिसाइड होता है। ये जो 7 किंगडम है, इन्होंने मिल के डिसाइड कर लिया कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए यूएई में आप देखोगे कि जो पावर है वो अबू धाबी और दुबई में कंसंट्रेटेड है। और यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक ही कंट्री में एक तरफ आपको ऐसी पिक्चर देखने को मिलती है और दूसरी तरफ सेम कंट्री में आप इस तरह की पिक्चर देखते हो। दुबई में आज जितनी भी ग्रोथ हुई है उसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी नहीं था। इस एरिया में अलग अलग किंग यानी कि शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहाँ पे दुबई है वो जगह मछुआरों का एक गाँव कहलाता था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। आज भी जो दुबई के रूलर है वो इसी खानदान से हैं और इसके कुछ टाइम बाद 1853 में ब्रिटिशर्स जो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए इस एरिया का यूज़ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह से निकलते हुए अंग्रेज़ों के साथ लूट हो जाती थी। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने शेखडम एरिया को दुबई और अबू धाबी वाला जो एरिया था उनसे बात की और एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने इनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि आगे चल के इनको दिक्कत ना हो। इसके बाद इस एरिया का नाम शेखडम से चेंज होकर ट्रूशियल स्टेट हो गया और दुबई भी ट्रूस स्टेट में गिना जाने लगा। आगे चल के जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इन क्रूशियल स्टेट्स को ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी और इन स्टेट्स का पूरा फॉरेन अफेयर ब्रिटिशर्स ही देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ट्रूअल स्टेट्स बस एक क्रॉसिंग पॉइंट था और ऊपर से हर तरफ रेगिस्तान था, तो उनको यहाँ ज़्यादा फायदा नहीं था। अब देखिए, इस टाइम पे जो दुबई का एरिया था वो फिशिंग से बढ़ के पर्ल बिजनेस के लिए फेमस हुआ। लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में जब शेख राशिद बिन सैयद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने वहाँ से आते ही ये डिसाइड कर लिया कि ये दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और कतर के बीच में है। साथ में ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। तो दुबई की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी
वो बहुत ही अच्छी थी। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के शेख राशिद ने जो इनके पास नेचुरल दुबई क्रीक यानी कि जो समुद्र की जो खाड़ी थी, इसमें छोटी छोटी नावें तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे। उस टाइम शेख राशिद ने इसको और चौड़ा करवाया और गहरा करवाया ताकि बड़े शिप्स भी आ सके, सिर्फ छोटी नाव तक ये लिमिटेड ना रहे। इसके लिए इन्होंने जो भी पैसा था वो सब इसी में लगा दिया और लोन भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और इसको लेके शेख राशिद को बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ा था कि ये क्या कर रहे हैं, और इसी को लेके इनका दूर दूर तक मजाक भी उड़ा था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे जिससे इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब होता यह है कि 1966 में दुबई ऑयल निकालता है लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है एज़ कम्पेयर टू जो इनके नेबरिंग कंट्रीज़ थी। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल मिल तो गया है पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस ऑयल से मिले हुए पैसे को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया। और उस टाइम पे एक लाइन भी कही थी जो आज तक बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊँट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा दोबारा से ऊँट चलाएगा। इसीलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पे ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे थे तो पैरेलली भी उस रीजन में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे दुबई को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ब्रिटिशर्स वहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस एरिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1968 में यहाँ से चले जाते हैं और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम थे ये सब एक हो जाते हैं। रसल खाइमा ये जो किंगडम था ये 1 साल बाद ज्वाइन करता है, तो टोटल 7 किंगडम बनके एक कंट्री बना लेते हैं। अब दुबई खुद में तो एक किंगडम था लेकिन एज अ कंट्री यूएई रिप्रेजेंट करता था। देखिए, जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो फ्यूल फिलिंग के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और दुबई एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था कि उस पर्टिकुलर एरिया के बहुत सारे शिप्स को आना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम में समझ लिया और पोर्ट राशिद बनवाया। इस पोर्ट की वजह से वहाँ पे शिप्स रुकने लगे और जब कोई शिप रुकता था तो उसके आसपास बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई गांव है जिसके पास एक हाईवे निकल जाए और गांव वाले पेट्रोल पंप से लेके खाने पीने तक हर चीज़ उस गांव में अवेलेबल करवा दें, तो उस गांव की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेम यही चीज़ पोर्ट्स के साथ हुई। पोर्ट राशिद जो था उसको 1972 में बनवाया गया था और उसकी सक्सेस को देख के 1979 में फिर से एक पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जैबल अली। वैसे तो ये उस पर्टिकुलर टाइम में बनवाया गया था लेकिन आज की डेट में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब ये सारी चीज़ें जो दुबई में बन रही थी इसके साथ साथ जब स्ट्रेटेजिक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें भी बनने लगी तो अब यहाँ से एमिरेट ऑफ दुबई चमकने लगा। जब बाकी देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे उस टाइम पे शेख राशिद की सोच एकदम अलग थी और इसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज़ की गई जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। ऐसे टाइम पे जब सारे पोर्ट्स रेडी थे, दुबई में शिप्स खूब आ रहे थे, तो पोर्ट पे पैसे बढ़ाने के बजाय शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जैबिल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब ये था कि इस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उसको टैक्स नहीं देना होगा। उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया जिससे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ़ कर दिया। अब शेख राशिद का ये एक गेम चेंजर मूव था क्योंकि इतना कुछ करने की वजह से ये जो रूट था ये हर किसी का फेवरेट रूट बन गया था और इसकी वजह से दुबई की जीडीपी ऑलमोस्ट 24% से ग्रो होने लगी। और ये सब सिर्फ ये जो उनकी सोच उस पर्टिकुलर टाइम पे थी उसके वजह से हुआ। आज भी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा सोचने और एग्जीक्यूशन करने में डरेंगे। उस टाइम पे दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से भी हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया था क्योंकि उनको पता था कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ तभी होती है जब पॉपुलेशन स्किल्ड हो और लोगों में आगे बढ़ने की हंगर हो। उस टाइम पे एक चीज़ और हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेके ब्रिटिश एयरवेज सारी फ्लाइट्स पाकिस्तान से होकर जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस काफ़ी बड़ी बन गई थी। इस चीज़ को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की भी लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह बनवाए। और ये जो रनवे बनवाए इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी एयरलाइंस थी जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइंस, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले जो भी फ्लाइट्स थी उनके लिए दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया।
लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे देके पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदने स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइंस जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफ़ी पीछे कर देती थी, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को अलग से ग्रो करने के लिए पैसे दिए जाते थे और जो टैक्स था वो एक भी रुपया नहीं लिया जाता था। वहीं अगर बाकी एयरलाइंस की बात करें तो जो उनकी कंट्री की गवर्नमेंट थी वो उनसे टैक्स भी लेती थी और जो भी खर्चा होता था वो उनको अपनी जेब से देना पड़ता था। इसीलिए एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चल के इसने पूरी दुनिया के एयरलाइंस को पीछे कर दिया। देखिए, अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो दुबई और ये जो कल्चर आज हम दुबई के अंदर देखते हैं, इस कल्चर की शुरुआत भी शेख राशिद ने की थी। जब दुनिया भर के शिप्स दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको पता था कि बाहर से लोग भी आएंगे और बाहर के लोगों को दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए और वो जो स्ट्रैटेजी या थिंकिंग है वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई है। यहाँ से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू हो गई। जो चीज़ एक पोर्ट बनाने से शुरू हुई थी वो दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जूरियस होटल बनाए जाने लग गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेज़ी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग टूरिज़्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज़्म के अंदर एक और चीज़ जोड़ी और वो था ग्लैमर। जो भी चीज़ें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उनको और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया गया। 1999 में दुबई ने उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि होटल सही से चलता, इसी पर्टिकुलर ईयर में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह थे, उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेज़ी से बढ़ाया और जो बुर्ज अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। मोहम्मद डैनियल बरहम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिज़ाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है तो मीडियोकर प्रोडक्ट से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे ना तो कोई उसको पूछेगा, ना कोई इस पर ध्यान देगा और ना ही उसकी कोई ग्रोथ होगी। इसलिए एक सिटी को अगर अपने आप को आगे रखना है तो बड़े जॉइंट प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ना होगा। रेत में जहाँ पे एक कमरा बनाना भी बहुत मुश्किल से होता है, वहाँ दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के जब ये सारी चीज़ें बन रही थी तो उस टाइम पे पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उसके लिए एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया जिसमें इन्होंने समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे उनको तो इन्होंने टैक्स फ्री किया ही था, उसके साथ साथ इन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स नहीं देना होता। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने के बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड फंड का यूज़ किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेके बिजनेस सब कुछ दुबई में शिफ्ट कर लिया। अब देखिए, टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुबई में काफ़ी सारे लोग आ गए थे। लगभग 35 लाख के करीब लोग दुबई में रहते हैं, जिसमें एमिराती परमानेंट सिटीज़न सिर्फ 3 लाख ही हैं। अब भले ही दुबई में बाहर के लोग ज़्यादा रह रहे हों, लेकिन दुबई किसी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई के जो सिटीज़न होते हैं वो सिर्फ अरबी ही होते हैं जो 1925 से पहले सेटल हुए थे या फिर उनके माता पिता एमिराती हों। एमिराती मतलब यूएई का सिटीज़न, और इनके रूल के हिसाब से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एमिराती से शादी कर लो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सिर्फ फीमेल्स को ही मिल सकती है, वो भी शादी के 7 साल और एक बच्चा होने के बाद। इन केस अगर बच्चा नहीं होता तो 10 साल के बाद फीमेल को सिटीजनशिप मिलेगी और मेल के लिए शादी से सिटीजनशिप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई दुबई के बाहर का साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर आर्टिस्ट है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो या फिर कोई बड़ा रेप्यूटेड इन्वेस्टर हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में दुबई सिटीजनशिप देता है। बाहर वाले लोगों को लेकिन वोटिंग राइट्स उसके बाद भी नहीं मिलते।
अब दुबई की जो सिटीजनशिप है उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, हाउसिंग अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम होती है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मंथली टॉपअप भी दिया जाता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कि आपको ज़मीन दी जाए, तो वो ज़मीन भी आपको मिल सकती है। आपको फ्री में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ और जॉब्स प्रेफरेंस मिलती है जो सिटीज़न होते हैं, एमिराती होते हैं। एक एमिराती सिटीज़न पैदा होते ही बिना कुछ किए मिलियनेयर बन जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ इसलिए भी दी जाती है ताकि दुबई के जो सिटीज़न हैं वो खुश रहें, क्योंकि अगर वो सिटीज़न खुश नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी की बातें उठने लगेंगी। 2011 में पूरे मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुबई के सिटीज़न इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज ही नहीं होने देना चाहते। देखिए, दुबई एक ऑटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है जहां उसके सिटीज़न तो बहुत खुश हैं, लेकिन हर किसी के लिए दुबई की जर्नी अच्छी नहीं रहती। जितने कम टाइम में दुबई बना है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स लगे हैं, और ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीज़न नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस और भी बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। इनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते, पे कम होता है और कई केसेस में एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इनकी सिचुएशन का मिसयूज़ करते हैं। दुबई में और गल्फ़ के बाकी देशों में जब फ़ॉरेन से वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो वो सीधे काम करने नहीं आ सकते, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसको कफाला सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के थ्रू दुबई की गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर्स को ला सके। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर बाहर से आए वर्कर्स को टिकट के पैसे दे के बुलाते हैं और रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं। ये जो कफारा सिस्टम है, इसके थ्रू जो वर्कर बाहर से दुबई में काम करने के लिए आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला जो वीज़ा है वो दोनों लिंक होता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट के बजाय बाहर से जो वर्कर्स आते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, बेसिकली इनके एम्प्लॉयर के हाथ में चला जाता है। और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि जो एम्प्लॉयर बाहर से वर्कर्स को वीज़ा स्पॉन्सर करके बुलाता है, अगर उसके वर्कर को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी चाहिए होती है। एक बाहर से आए हुए वर्कर के लिए बिना परमिशन के वर्क प्लेस छोड़ना एक क्राइम है, जिसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताया जाता है। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट, वीज़ा और फ़ोन रख लेते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये ओवर क्राउडेड होम्स में रहते हैं। कुछ केसेस में तो इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिए जाते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि इन वर्कर्स को उनकी लैंग्वेज नहीं पता, और कई केसेस में तो उनके जो पासपोर्ट थे उनको दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया गया था। 2014 में ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई जिसने यूएई में अब्यूज़ फेस करने वाली फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स की एक एग्जैक्ट सिचुएशन बताई। इसमें बताया गया कि फीमेल्स को उनके एम्प्लॉयर्स ने फिजिकली अब्यूज़ किया है, उनको उनके वेजेस नहीं देते, फैमिली मेम्बर से बात करने नहीं दिया गया और दिन में 20-20 घंटे काम करवाया गया। यहाँ तक कि उनको हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं दी गई। साथ ही में ऐसा कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी नहीं था जहाँ पे वो इन चीज़ों की कंप्लेन कर सके। जब इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो 2017 में यूएई नए वर्कर प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी हैं। लेकिन 2022 में जब गार्डियन की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि जो दुबई एक्सपो चल रहा था उसमें आए हुए वर्कर्स के जो पासपोर्ट्स थे वो फिर से छीन लिए गए और लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया गया, और इसी को लेकर फिर से क्वेश्चंस उठने लग गए। देखिए, यहाँ पे मेल सिटीजन्स के लिए तो फिर भी रूल सही हैं, लेकिन फीमेल सिटीजन्स के लिए रूल अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 2018 में जो रूलर थे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल, इनकी बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा दुबई से भाग के ओमान के ज़रिए गोवा पहुंच गई और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ भी लिया। तब उन्होंने बताया कि वो अपने फादर से भाग के आई हैं और उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने उनको प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेज दिया। बाद में 2021 में उन्होंने फिर से सीक्रेटली एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड करके बताया कि उनके पिता ने उनको दुबई में बंधक बना रखा है और उनकी जान को खतरा है। इसी तरह जून 2019 में प्रिंस हाया बिन्त हुसैन, जो दुबई के रूलर की वाइफ हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई। इसी तरह प्रिंसेस लतीफ़ा की जो सिस्टर थी प्रिंसेस शमशा, वो भी जुलाई 2019 में वेकेशन मनाते हुए गायब हो गई और लंदन में रहने लगी। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उनको किडनैप करके प्राइवेट जेट से दुबई वापस ले आया गया और 2020 में यूके के कोर्ट ने बताया कि उनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो उन्हीं के पिता ने करवाई थी। देखिए, दुबई देखने में तो एक मॉडर्न सिटी बन गई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी अथॉरिटेटिव और कंजर्वेटिव राज चल रहा है। दुबई ने काफ़ी सारे फ्रंट्स पर प्रोग्रेस करी है और काफ़ी सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जो अभी भी पीछे हैं। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।